इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालेंगे जो हर एक निवेशक के लिए एक तरह से एक जरूरी सबक है और एक डरावना सपना भी। सोचिए, एक ऐसा देश जिसका स्टॉक मार्केट दुनिया में नंबर 1 था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हो गई और आज 35 साल बाद भी वो अपने पुराने शिखर पर वापस नहीं लौट पाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जापान के 1989 के ऐतिहासिक क्रैश की, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल नाइटमेयर कहा जाता है। ये लाइनें सिर्फ एक कोटेशन नहीं हैं, ये हकीकत है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, उनके सपने, सब कुछ रातों रात तबाह हो गया। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो उस वक्त अमेरिका को सीधी टक्कर दे रही थी, वो अचानक से घुटनों पर आ गई। इस एक वाक्य में उस पूरी तबाही का दर्द छिपा है जिसे जापान ने कई दशकों तक झेला। और यहीं से वो सवाल उठता है जो शायद आज कई भारतीय निवेशकों के मन में एक डर पैदा करता है। जब हम अपनी मार्केट को नई ऊंचाइयों पर देखते हैं तो एक सवाल आता है, क्या हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं हैं? क्या हमारी मेहनत की कमाई का हश्र भी वैसा ही हो सकता है? देखिए, ये डर बिल्कुल जायज़ है और आज हम इसी डर का सामना करेंगे, लेकिन इमोशन से नहीं बल्कि डेटा और फैक्ट्स के साथ। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जापान के उस दुष्स्वप्न को और करीब से समझेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि आखिर वो इतना बड़ा आर्थिक बुलबुला, वो बबल, बना कैसे और फिर फूटा कैसे। इसके बाद हम सबसे ज़रूरी सवाल पर आएंगे कि भारत की आज की स्थिति उस वक्त के जापान से अलग क्यों है। और फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, एक क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हर संकट में भी एक अवसर छिपा होता है। चलिए, इस बड़ी आर्थिक घटना को एक आम इंसान के चश्मे से देखते हैं। मिलिए हिरोशी तनाका से, टोयोटा मोटर्स में काम करने वाले एक 35 साल के इंजीनियर। हिरोशी का एक सीधा साधा सपना था, अपनी सैलरी से हर महीने 50,000 येन बचाकर जापान के स्टॉक मार्केट इंडेक्स निकी 225 में लगाना। उसका लक्ष्य था कि साल 2000 तक वो करोड़पति बन जाएगा। उसकी आंखों में एक चमक थी और अपने देश की अर्थव्यवस्था पर एक अटूट विश्वास था। और देखिए, उसका विश्वास गलत भी नहीं था। 1980 का दशक जापान के लिए किसी जादू से कम नहीं था। निक्की इंडेक्स तो जैसे रॉकेट बन गया था। 1980 में जो इंडेक्स 6700 पर था, वो देखते ही देखते 1985 तक 13,000 पॉइंट्स को पार कर गया। हिरोशी का पोर्टफोलियो हर दिन हर हफ्ते बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका करोड़पति बनने का सपना तो बस कुछ ही सालों की दूरी पर है। लेकिन फिर 22 सितंबर 1985 को न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल के एक कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने हिरोशी जैसे लाखों लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वहां एक गुप्त बैठक हुई और उसी बैठक में उस आर्थिक बुलबुले की नींव रखी गई जो आगे चलकर जापान को ले डूबा। इस समझौते को इतिहास में प्लाजा अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। हुआ ये था कि अमेरिका जापान के सस्ते सामानों की वजह से परेशान था। उसका ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा $52 बिलियन तक पहुंच गया था। तो इन 5 बड़े देशों ने मिलकर फैसला किया कि अमेरिकी डॉलर की कीमत को गिराया जाएगा और जापानी येन को आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से मजबूत बनाया जाएगा। मकसद साफ था, जापानी सामान को दुनिया के लिए महंगा कर दो। और इसका असर बहुत भयानक और बहुत तेज था। 1985 में जहां $1 में 250 येन आते थे, वहीं 1988 तक $1 सिर्फ 127 येन का रह गया। मतलब रातों रात जापानी येन की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि सोनी का टीवी और टोयोटा की कारें, जो जापान की इकोनॉमी की जान थी, वो अचानक दुनिया भर में बहुत ज्यादा महंगी हो गईं। अब इस झटके से जापानी सरकार पूरी तरह घबरा गई। उन्हें लगा कि एक्सपोर्ट्स तो गए काम से। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने ब्याज दरें 5% से घटाकर सीधी आधी यानी 2.5% कर दी। सोचा ये था कि मार्केट में सस्ता पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे और इकोनॉमी बच जाएगी। लेकिन ये दांव ये पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। बैंकों से मिलने वाला ये सस्ता कर्ज इकोनॉमी में ऐसे फैला जैसे सूखी घास में चिंगारी। लोगों ने और कंपनियों ने जमकर लोन लिया, लेकिन उसे फैक्ट्री लगाने में नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में लगा दिया। सट्टेबाजी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां कंपनियों के असली मुनाफे और उनके शेयर की कीमतों का कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। पीई रेशियो, जो ये बताता है कि कोई शेयर अपनी कमाई के मुकाबले कितना महंगा है, वो 60 से 70 तक पहुंच गया। सोचिए, आज भारत में ये 20-25 के आसपास है, जिसे एक हेल्दी लेवल माना जाता है।
तो जापान में एक ऐसा बुलबुला बन रहा था जिसका फटना तय था। और जब 1989 के आखिर में ये बुलबुला फूटा तो जापान में तबाही आ गई। अपने पीक पर पहुंचने के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर मार्केट 44% नीचे गिर गया। और ये गिरावट थमी नहीं। साल 2004 आते आते जापानी मार्केट अपनी 80% वैल्यू खो चुका था। हिरोशी के सारे सपने, उसकी सारी बचत, सब कुछ उसी मलबे के नीचे कहीं दफन हो गया। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हमें यहां तक लेकर आया है। क्या भारत भी 1989 के जापान की राह पर है? चलिए इस डर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ तथ्यों और डेटा के आधार पर दोनों स्थितियों की तुलना करते हैं। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। पहला फर्क, डेमोग्राफिक्स। 1989 में जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जबकि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दूसरा, पीई रेशियो। जापान 60-70 के बबल लेवल पर था, हम 20-25 के नॉर्मल लेवल पर हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फर्क, इकोनॉमी का ड्राइवर। जापान की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर टिकी थी। हमारी 60% जीडीपी घरेलू खपत यानी हम और आप जो सामान खरीदते हैं उससे चलती है। यह हमें बाहरी झटकों से एक कुशन देता है। चौथा, जापान में शहरीकरण सैचुरेट हो चुका था। भारत में यह अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्रोथ का एक बड़ा इंजन है। और आखिरी बात, जापान की सरकार ने एक्शन लेने में देरी की, जबकि हमारे पास आरबीआई और सेबी जैसे प्रोएक्टिव रेगुलेटर्स हैं। ये सारे बुनियादी अंतर हमें बताते हैं कि भारत 1989 का जापान नहीं है। ठीक है, तो भारत की स्थिति अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते हैं। तो सवाल ये है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जो हर तरह के संकट का सामना कर सके। इसे समझने के लिए हम वापस चलते हैं हिरोशी की कहानी पर और मिलते हैं उसके दोस्त केंजी नाकामुरा से। हिरोशी और केंजी दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। सैलरी भी लगभग बराबर थी, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां हिरोशी ने अपना सारा का सारा पैसा 100% सिर्फ जापानी इंडेक्स में डाल दिया, ये सोचकर कि जापान इज नंबर 1, वहीं केंजी ने थोड़ी समझदारी दिखाई। उसने अपने पैसे को कई टुकड़ों में बांटा। 40% जापान की अच्छी लेकिन अंडर वैल्यूड कंपनियों में, 30% अमेरिका और यूरोप के बाजारों में, 20% सुरक्षित बॉन्ड्स में और बाकी 10% सोने और कैश जैसी चीजों में। केंजी की रणनीति का एक ही मूल मंत्र था, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपनी सारी उम्मीदें किसी एक देश या किसी एक एसेट क्लास से मत जोड़ो। जब जापान का बाजार बुरी तरह गिरा तो हाँ, केंजी के जापानी निवेश को भी नुकसान हुआ, लेकिन उसी वक्त उसके अमेरिकी और यूरोपीय निवेश ने उसे संभाला। उसके बॉन्ड्स ने उसे सुरक्षा दी और सोने ने एक हेज का काम किया। नतीजा, 35 साल बाद जहां हिरोशी वहीं का वहीं खड़ा था, केंजी आराम से एक करोड़पति बन चुका था। और जापान की कहानी सिर्फ तबाही और नुकसान की नहीं है। ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जिन सालों को जापान के खोए हुए दशक या लॉस्ट डिकेड्स कहा जाता है, उसी दौर में कुछ स्मार्ट और साहसी निवेशकों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बनाई। क्योंकि एक पुराना नियम है, हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। तो ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो भीड़ के साथ नहीं भागे। कुछ ने उन छोटी जापानी कंपनियों को खरीदा जो अपनी असल कीमत से भी बहुत कम पर बिक रही थीं। कुछ ने अनुशासन नहीं तोड़ा और अपनी एसआईपी हर महीने जारी रखी, जिससे उन्हें गिरे हुए बाजार में ज़्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिला। कुछ समझदार निवेशकों ने अपना थोड़ा पैसा जापान से निकालकर भारत जैसे उभरते हुए बाजारों में लगाया, और कुछ ने तो येन कैरी ट्रेड जैसी एडवांस रणनीतियों का इस्तेमाल करके भारी मुनाफा कमाया। इससे एक बात साफ होती है, समस्या इन्वेस्टिंग में नहीं थी, समस्या थी आंख बंद करके एक ही जगह सब कुछ लगा देने में। और इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण आज भी हमारे सामने है। दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट आज भी जापान में जबरदस्त अवसर खोज रहे हैं, और उनकी रणनीति तो सच कहूं तो कमाल की है। चलिए बफेट की इस शानदार रणनीति को आसान भाषा में समझते हैं। पहला कदम, उन्होंने जापान से बहुत ही कम ब्याज दर, लगभग 0.5% पर जापानी येन में लोन लिया। दूसरा कदम, उस उधार के पैसे से उन्होंने जापान की कुछ बहुत बड़ी और स्थिर कंपनियों के शेयर खरीद लिए। तीसरा कदम, ये कंपनियां हर साल 3 से 5% का डिविडेंड देती हैं। अब आप गणित समझिए, उन्हें डिविडेंड से मिल रहा है 3 से 5% और लोन पर ब्याज देना पड़ रहा है सिर्फ 0.5%। मतलब बिना अपना एक भी पैसा लगाए वो उधार के पैसे से मुनाफा कमा रहे हैं। ये दिखाता है कि एक जीनियस निवेशक किसी भी बाजार में किसी भी हालात में अवसर ढूंढ ही लेता है।
तो अंत में जापान के क्रैश की कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। ये एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है। यह हमें बताती है कि निवेश के फैसले कभी भी डर या लालच में आकर नहीं, बल्कि हमेशा डेटा, अनुशासन और एक सोची समझी रणनीति के आधार पर लेने चाहिए। तो आज खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, आपका पोर्टफोलियो डर पर बना है या डेटा पर? देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।